7। आरुषि ने ना चाहते हुए भी उसका हाथ छोड़ दिया। विक्रम वहां से जाने लगा कि अगले ही पल किसी ख्याल से रुक गया और आरुषि की तरफ देखा। लखनऊ से कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? वहां की चिकनकारी काफी फेमस है, तो चिकन कुर्ती या फिर कुछ और? आरुषि ये सुनकर पहले तो खुश हुई कि उसके भाई उसकी केयर करने लगे हैं, लेकिन फिर थोड़ा उदास हो गई। उसकी आंखों में आई नमी देख विक्रम थोड़ा नरमी से बोला, क्या हुआ? आरुषि बोली, आपकी यह आदत ना बिल्कुल हमारे पापा जैसी है भाई। वह भी जब कभी बाहर जाते थे तो मुझसे ऐसे ही पूछते कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या। लेकिन अब तो। वह बोलते बोलते चुप हो गई। राजेंद्र चौहान का जिक्र सुन विक्रम के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। उसने उसे दबाने की कोशिश करते हुए कहा, वह सिर्फ तुम्हारे पापा थे आरुषि, और मेरी उनसे कोई भी आदत नहीं मिलती। तुम अपने पापा से प्यार करती हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा उनसे कंपैरिजन मत करना कभी। मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ। विक्रम अब एक पल रुके बिना ही वहां से चला गया। आरुषि ने अपने सिर पर चपेट लगाई। क्या जरूरत थी पापा के बारे में जिक्र करने की? वह वापस आकर पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसे मैथ्स में कुछ डाउट हुआ, तो वो उठकर विक्रम के कमरे की तरफ जाने को हुई, तो याद आया कि दयाल काका ने उसे रात के वक्त विक्रम के पास जाने से मना किया था। आरुषि वापस चेयर पर बैठ गई। उसे अब विविधा का ख्याल आया, तो उसे कॉल की। विविधा सोने की तैयारी कर रही थी कि आरुषि का कॉल देख मुस्कुराते हुए उसे रिसीव किया। हेलो आरुषि। हेलो मैम, कैसे हैं आप? विविधा बोली, अच्छी हूँ। तुम बताओ कि कैसे याद किया इस वक्त? सब ठीक है ना? कहीं उस अकड़ की दुकान ने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं कर दिया? विक्रम का नया नाम सुन आरुषि जोर से हंसने लगी। नाम तो काफी अच्छा रखा है आपने। विविधा भी हंस दी। अच्छा प्लीज ये नाम बताना मत उसे, वरना तुम्हें तो पता ही है कि कितनी जली कटी सुनाएगा वो मुझे। आरुषि बोली, ओके, नहीं बताऊंगी। मुझे ना कुछ डाउट्स पूछने थे आपसे मैथ्स के। विविधा ने उसके सारे डाउट्स क्लियर करना शुरू कर दिया। बाद में उसने नोटिस किया कि आरुषि थोड़ा उदास है। क्या हुआ आरुषि, सब सही तो है ना? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? आरुषि बोली, मैम कल शाम को भाई एक हफ्ते के लिए लखनऊ जा रहे हैं, तो बस अच्छा नहीं लग रहा मुझे। विविधा सोचने लगी कि चलो अच्छा ही है कि कुछ दिन अकड़ू चौहान का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। आरुषि बोली, आपको पता है आज भाई ने मुझे पूछा कि मुझे लखनऊ से कुछ चाहिए क्या। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई ये सुनकर। विविधा बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी फिक्र तो है, लेकिन वो तुम्हारे सामने ये बात शो नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे भाई आज तुम्हें लेने के लिए 1 बजे ही स्कूल आ गए थे। उन्होंने लगभग 1 घंटा तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम्हारे पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी आया हूँ। आरुषि चौंकी। क्या आप सच कह रहे हो मैम? विविधा बोली, हाँ, तुम चाहो तो खुद ही उन्हीं से पूछ लो, लेकिन मेरा नाम मत लेना। आरुषि बोली, नहीं, दयाल काका ने मना किया हुआ है रात में भाई के पास जाने से। वह कहते हैं कि भाई सारा दिन ऑफिस में काम से थक कर घर आते हैं, तो रात में उनके पास जा उन्हें परेशान न किया करूं। विविधा को यह बात अजीब लगी, पर उसने आरुषि को जताया नहीं। उससे बात करने के बाद विविधा ने दयाल काका को फोन किया और आरुषि की कही बात उन्हें कहकर पूछा, सच सच बताइए अंकल, आपका यह जलकुकड़ा अभी भी बदला है या नहीं? आपने क्यों रोका हुआ है आरुषि को विक्रम के पास जाने से? तब दयाल काका ने बताया कि विक्रम रात को शराब में खुद को पूरी तरह से डुबो देता है। उस दिन को याद कर गुस्से में पागल हो जाता है। बस इसलिए वह उसे वहां नहीं जाने देते कि कहीं कल्पना का गुस्सा आरुषि पर न निकल जाए। तुम खुद ही देख लो उसकी हालत। दयाल काका ने विविधा को वीडियो कॉल की और विक्रम के कमरे के पास जाकर उसकी खिड़की से विक्रम को दिखाया। विक्रम शराब के नशे में बैठा हुआ था।
विविधा को उसका ये हाल देख अच्छा नहीं लगा और जल्दी से कॉल कट करने के बाद विविधा अपने बेड पर लेट गई और विक्रम के बारे में सोचने लगी। पता नहीं कब तक तुम खुद को इस तकलीफ की आग में जलाओगे। दूसरे दिन सुबह विक्रम ने मिस्टर गुप्ता को फोन किया। वो उसकी कॉल देखकर खुश हो गए। कहो विक्रम, कैसे याद किया? विक्रम बोला, आप सारी प्रॉपर्टीज के दोबारा पेपर्स बना लीजिए और उसमें मिस्टर राजेंद्र चौहान की सारी जायदाद का मालिक आरुषि को बनाए। मैं आज एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। लौटते ही आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और आरुषि को भी साथ लेकर आऊंगा आपके ऑफिस में। मिस्टर गुप्ता चौंके। क्या? लेकिन विक्रम, तुम्हारा क्या? तुम भी तो इस खानदान के। विक्रम बोला, सब समझता हूं मैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि मेरा अब उस घर से जुड़ी किसी चीज पर कोई हक नहीं है। माँ से मिली जायदाद बहुत है मेरे लिए। आरुषि के बालिग होने तक मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन उसके बाद आरुषि को ही फैसला लेना होगा उसे इस सब का क्या करना है। मिस्टर गुप्ता बोले। विक्रम, लेकिन। विक्रम बोला, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं आपको। दूसरी तरफ मेघा वेस्टर्न ड्रेस में अच्छे से तैयार होकर विविधा के स्कूल के लिए निकल गई और वहां पहुंचकर कुछ ही दूरी पर खड़ी हो विक्रम के आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद विविधा जब स्कूल पहुंची तो उसे देख मेघा छुप गई, लेकिन विविधा की नजर उसकी स्कूटी पर पड़ गई। वह सोचने लगी कि मेघा दी की स्कूटी यहाँ क्या कर रही है। वह जल्दी में थी, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं और स्कूल के अंदर चली गई। मेघा ने यह देख राहत की सांस ली। कुछ वक्त बाद उसने आरुषि को किसी उम्र दराज व्यक्ति के साथ स्कूल आते देखा और कार भी अलग थी, तो वो सोच में पड़ गई कि क्या वो लड़का इस लड़की का कोई जान पहचान वाला था या कोई अजनबी। विक्रम शाम को ऑफिस से लखनऊ के लिए निकल गया था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक लड़का आया और नई टीवी सेट कर चला गया। उसे विक्रम ने वहां भेजा था। आरुषि और दयाल काका विक्रम द्वारा पिछली टीवी के किए हाल को याद कर मुस्कुरा उठे। कुछ ही घंटे बाद आरुषि का घर में अकेले मन नहीं लग रहा था। ऋतिक भी पेरेंट्स के साथ घूमने गया हुआ था। वह दयाल काका के बाहर बरामदे में होने का फायदा उठा चुपके से विक्रम के कमरे में जाकर बैठ गई कि कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए दयाल काका की आवाज आई। कहाँ हो आरुषि बिटिया? आरुषि उनकी आवाज सुन डर गई और विक्रम के कमरे से बाहर निकल तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अभी वो आधी सीढ़ियां ही उतरी थी कि हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। आरुषि के गिरने की आवाज सुनकर दयाल काका जल्दी से उस ओर दौड़े। उन्होंने फटाफट से आरुषि को उठाया और सहारा दे सोफे पर बैठा दिया। उसके सिर पर चोट थी, जिससे थोड़ा सा खून भी निकल गया था। वह रोए जा रही थी। दयाल काका ने चोट का निरीक्षण किया तो पाया कि वह ज्यादा गहरी नहीं थी। यह देख काका ने राहत की सांस ली। वह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए और उसकी चोट को साफ कर ड्रेसिंग करने लगे। काम खत्म कर वो बोले, तुम ऊपर सीढ़ियों से कहां से आ रही थी? आरुषि रोते हुए बोली, वह भाई। दयाल काका ने गुस्से से कहा, विक्रम के कमरे में गई थी ना? आरुषि ने अब डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दयाल काका उसे डांटते हुए बोले, जब मना किया था तो क्यों गई थी वहां? आरुषि अब सुबकने लगी। अकेले मन नहीं लग रहा था, फिर विक्रम भाई की याद आ रही थी तो वहां जाकर बैठ गई थी। आपके आने के डर से भाग कर आ रही थी कि हड़बड़ाहट में गिर पड़ी। दयाल काका ने उसके आंसू पोंछे। अब नहीं जाना बिटिया वहां कभी। आरुषि ने हाँ में सिर हिला दिया। विविधा आरुषि को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन उसके कमरे में साइलेंट पर था। दयाल काका किचन में जाकर आरुषि के लिए हल्दी वाला दूध बना रहे थे कि विविधा ने उन्हें कॉल किया। दयाल काका ने कॉल रिसीव की। बोलो बेटा। विविधा बोली, अंकल यह आरुषि कहाँ है? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? दयाल काका निराश होते हुए बोले, कहाँ से रिसीव करेगी? सीढ़ियों से गिर गई है और सिर पर चोट लगा बैठी है। अब बेटी रो रही है। वो तो शुक्र है कि विक्रम यहाँ नहीं है, वरना बहुत गुस्सा करता।
आरुषि को चोट लगने की बात सुन विविधा घबरा गई। क्या? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? मैं आती हूँ वहां थोड़ी देर में। दयाल काका बोले। हाँ, अब तो तुम ही आकर संभालो इसे। विविधा बोली। मैं बस अभी निकल रही हूँ। वह जल्दी से फोन रखकर माँ के पास चल पड़ी। दयाल काका ने जाकर आरुषि को हल्दी वाला दूध पिलाया और प्यार से बोले, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? आरुषि ने ना में सिर हिलाया। बहुत तो नहीं है। दयाल काका बोले। तुम्हारी विविधा मैम आ रही है, वही डांट लगाएंगे तुम्हें। मेरी तो सुनती ही नहीं हो ना तुम। आरुषि ने जब यह सुना कि विविधा आ रही है तो वह सारा दर्द भूलकर मुस्कुरा उठी। अच्छा, मैम आ रही है, फिर तो मजा आएगा। मैं वैसे भी बोर हो रही थी, अब उनके साथ खूब सारी मस्ती करूंगी। दयाल काका ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। उधर मेघा अपने कमरे में उदास बैठी थी। ललिता बुआ वहां आ बैठी। क्या हुआ, उदास क्यों बैठी है? मेघा बोली। तो क्या करूं, कहीं वह लड़का फिर कभी वहां स्कूल आया ही ना तो मेरी तो सारी प्लानिंग रखी रह जाएगी। इतने अच्छे से बन सवर कर गई थी, लेकिन सब खराब हो गया। ललिता बुआ बोली। कुछ दिन देख ले, वरना मौका मिलते ही उस लड़की से पूछ लेना कि वह उस रोज जिस लड़के के साथ थी वह कौन था। मेघा को अपनी मम्मी की बात सही लगी। अरे वाह मम्मी, आप सही कह रही हो। मैं ऐसा ही करूंगी, बेवजह ही परेशान हो रही थी मैं। विविधा माँ के पास गई और उन्हें बताया कि आरुषि को चोट लगी है और घर पर विक्रम है नहीं, तो वह उसके घर जा रही है। घंटे 2 घंटे में लौट कर आ जाएगी। छवि जी कहती है, लेकिन जाएगी कैसे? तेरे पापा तो तेरी स्कूटी लेकर बाहर गए हैं। बाइक खराब हो गई थी उनकी, फिर बाहर कोई रिक्शा या ऑटो भी नजर नहीं आ रहा। विविधा बोली। मैं मेघा दी की स्कूटी ले जाऊंगी। वह जल्दी से घर से बाहर निकल गई। छवि जी विविधा को हड़बड़ाहट में जाते देख सोचने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन यह लड़की आरुषि की कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है। विविधा जल्दी से मोहल्ले के पहले छोर पर बने ललिता बुआ के घर पहुंची। मेघा आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। विविधा बोलती है, दी, मैं आपकी स्कूटी लेकर जा रही हूँ, घंटे 2 घंटे में आ जाऊंगी। मेघा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं यार, वह खराब हो। मेघा अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाई थी कि विविधा ने 500 के 2 नोट उसे पकड़ा दिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं जाऊं? मेघा ने अपनी जीन्स की पॉकेट से स्कूटी की चाबी निकाल उसके हाथ में थमा दी और रुपए पॉकेट में डाल खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल जा। अपनी बहन के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? रुपए की कोई बात नहीं थी, लेकिन इतने प्यार से दे रही है तो मना करके दिल नहीं तोड़ूंगी तेरा। विविधा घर से बाहर निकली और स्कूटी लेकर आरुषि के घर की तरफ चल दी। तभी किचन से ललिता बुआ बाहर निकली और बोली, यह लड़की स्कूटी लेकर क्यों गई है? मेघा बोली, पता नहीं मम्मी, होगा कुछ जरूरी काम। आप क्यों टेंशन लेती हो? ललिता बुआ बोली, तूने क्यों दी उसे स्कूटी? कुछ बहाना नहीं बना सकती थी क्या? स्कूटी में जो पेट्रोल डलेगा वो कौन भरवाएगा? मेघा बोली, रिलैक्स मम्मी, बहन है वो मेरी। आप भी तो मामा जी से कितनी बार पैसे लेकर आती हो, और इनडायरेक्टली यह सब उन्हीं का तो है। ललिता बुआ शक भरी नजरों से उसे देखने लगी। अगले ही पल वो मेघा के पास आ उसके जीन्स की पॉकेट चेक करने लगी। मेघा उनका विरोध कर रही थी, लेकिन ललिता बुआ ने उसके पॉकेट से 500 के 2 नोट निकाल ही लिए। अच्छा, तो यह बात है, तभी तुझे अपनी बहन पर इतना प्यार आ रहा था। वैसे कुछ भी कहो, विविधा है बड़ी समझदार। अच्छे से पता है कि किसका मुंह कैसे बंद करना है। मेघा बोली, मम्मी पैसे वापस दो ना। ललिता बुआ ने एक नोट मेघा को पकड़ाया और दूसरा नोट खुद रख लिया। अकेले अकेले पैसे खाने का दोबारा सोचना भी मत, समझी? विक्रम लखनऊ पहुंच चुका था। उसने सोचा कि दयाल काका से हाल चाल पूछ लेता है। कल आरुषि काफी उदास लग रही थी।
उसने दयाल काका को फोन किया और आरुषि का हाल चाल जाना, तो उन्होंने आरुषि को चोट लगने वाली बात नहीं बताई कि वो परेशान हो जाएगा। विक्रम फोन रखने ही वाला था कि दयाल काका बोले, तुम खुद ही आरुषि से बात क्यों नहीं कर लेते? विक्रम आरुषि से बात करना तो चाहता था, लेकिन हिचकिचा गया। नहीं, रहने दीजिए। आपसे बात हो गई ना? वैसे भी अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। विक्रम ने कॉल कट कर दी। कुछ ही देर में विविधा वहां पहुंच गई और आरुषि का बड़े प्यार से हाल चाल जाना उसका ध्यान रखने लगी। कुछ वक्त बाद आरुषि, विविधा और दयाल काका तीनों बैठकर लूडो खेल रहे थे। आरुषि अपनी तकलीफ भुलाकर खुलकर हंसने लगी। दयाल काका, विविधा उसे ऐसे देख खुश हो गए। थोड़ी देर बाद काका उन दोनों के लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में चले गए। तभी विविधा भी वहां पहुंच गई। अंकल आप बैठो, मैं बनाती हूँ आज हम तीनों के लिए कॉफी। दयाल काका बोले। लेकिन बेटा, विविधा बोली, आप इतना क्यों झिझक रहे हो? हर रोज तो आप ही सब करते हो ना। अगर अभी मैं बना दूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? दयाल काका एक ओर हट गए। ठीक है, लो, तुम खुद ही बना लो। विविधा कॉफी बनाने में व्यस्त हो गई। दयाल काका बड़े प्यार से उसे देखने लगे। विविधा बोली, अंकल एक बात पूछूं? कहो ना बेटिया। विविधा दूर सामने ड्राइंग रूम में बैठी आरुषि को देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि अब आपका हाथ बांटने वाला कोई हो? दयाल काका बोले, क्या मतलब? मतलब यह कि आपको विक्रम की शादी कर देनी चाहिए। उसकी पत्नी जब यहाँ आ जाएगी तो विक्रम के गुस्से के साथ साथ आपका काम और आरुषि का अकेलापन भी बांट लेगी। दयाल काका जोर से हंसे। तुमने तो मेरी मन की बात कह दी बेटा। मैंने तो लड़की भी पसंद कर ली है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कौन कहेगा विक्रम से कि उसे शादी कर लेनी चाहिए? विविधा बोली, आप इस घर के बड़े हो अंकल, आपको ही बात करनी पड़ेगी। दयाल काका बोले, यह क्या बात हुई? हर बार बलि का बकरा मैं ही क्यों बनूं? दोनों हंसने लगे। विविधा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वैसे काका, मुझे तो उस बेचारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो आपके इस जल कुकड़े से शादी करेगी। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन उसे रोज सुबह शाम खूब डांट खाने को मिला करेगी। दयाल काका मुस्कुरा उठे। नहीं, उसके लिए तो मैंने ऐसी लड़की पसंद की है कि जो उसकी गलती पर डांट भी सके और उसका हर गम बांट भी सके। विविधा बोली, तो बताइए, कौन है वह जिसकी किस्मत में आप अपने अगड़ू चौहान का नाम लिख रहे हैं? दयाल काका बोले, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? विविधा असमंजस में बोली, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? दयाल काका बोले, क्योंकि मेरी पसंद तो तुम ही हो बेटा। मेरी नजर में तुम ही वह लड़की हो जो इस विक्रम को एक बार फिर से पहले जैसा बना सकती है। दयाल काका की बात सुन विविधा दंग रह गई। क्या? मैं? वह भी उस खड़ूस चौहान के साथ? हो ही नहीं सकता अंकल। मैं उस अकड़ की दुकान को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप पूरी जिंदगी की बात कर रहे हो। अरे कितना ज्यादा जल कुकड़ा है वो। बात बात पर गुस्से में चिल्लाता रहता है। वो बिगड़े घोड़े होते हैं ना, उन्हीं की तरह दुलत्ती मारता रहता है। ड्रैकुला का इंसानी वर्जन है वो। उन लोगों को तो फिर भी मुंह के आगे के दो दांतों की जरूरत पड़ती है किसी का खून चूसने के लिए, लेकिन आपके बेटे की तो बातें ही ये काम कर देती हैं। ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ तो क्या, एक कप कॉफी भी शेयर नहीं करूंगी। दयाल काका बोले, लेकिन बेटा। अंकल प्लीज, दोबारा आप यह बात अपनी जुबान पर मत लाइएगा। कल को अगर आपके बेटे ने गलती से भी यह बात सुन ली तो मुझसे ही आकर लड़ेगा कि मैंने आपके दिमाग में यह सब भरा है। बाहर आ जाइए, कॉफी पी लेते हैं। विविधा कॉफी लेकर बाहर जा आरुषि के पास बैठ गई। दयाल काका हंसते हुए उसे किचन से ही देखने लगे। अभी से इतना डरोगी तो विक्रम को कैसे बदल पाओगी?
विविधा के दिमाग में दयाल काका की बात घूमने लगी। तभी उसकी नजर एक दीवार पर लगी विक्रम की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। वो बड़बड़ाने लगी, इस अकड़ू की दुकान के साथ शादी करने से बेहतर है कि मैं मंत्रा बुआ के लाए रिजेक्टेड पीसों में से किसी एक से शादी कर लूं। वह विक्रम की तस्वीर को मुंह चिढ़ाने लगी कि किचन से आते दयाल काका ने उसे यह हरकत करते हुए देख लिया। वह जोर से हंस दिए। विविधा खुद के यूं रंगे हाथ पकड़े जाने पर बुरी तरह झेप गई। दयाल काका उसके पास आ बैठे। तुम भी कम शैतान नहीं हो वैसे। विविधा मुस्कुराने लगी। तीनों ने आराम से बैठकर कॉफी पी। थोड़ी देर बाद विविधा ने देखा कि 9 बजने वाले हैं, तो वह घर जाने के लिए उठी कि आरुषि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उदास होकर बोली, आप जा रहे हो मैम? विविधा बोली, हाँ जाना तो पड़ेगा ना, रात हो चली है। आप चली जाओगी तो फिर यहाँ सब बोरिंग हो जाएगा। विविधा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। पर बच्चा, मुझे जाना भी तो है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस घर में ही रहो हमेशा, कहीं नहीं जाओ? विविधा कुछ कहती कि दयाल काका जल्दी से बोले, मैंने भी यही कहा था आरुषि बिटिया, लेकिन यह है कि मानती ही नहीं। आरुषि कुछ सोच कर बोली, पहले आप वादा करो कि रोज शाम को आप मुझसे मिलने आओगे। विविधा बोली, पर प्लीज मैम, जब तक भाई यहाँ नहीं है तब तक तो आप आ ही सकती हो ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आरुषि ने खुशी खुशी उसका हाथ छोड़ दिया। विविधा घर के लिए निकल गई। अब विविधा हर रोज 2 घंटे आरुषि के घर आ उसके साथ वक्त बिताती। इस दौरान वो उसके साथ एकदम बच्ची बन जाती। आरुषि उसके साथ बहुत खुश रहती। दयाल काका उन दोनों को साथ देख खुश हो जाते। उधर विक्रम जल्दी से अपना काम खत्म करने में लगा था ताकि जल्दी फ्री हो सके और आरुषि के पास लौट सके। आज विक्रम को 6 दिन हो चुके थे। उसने अपना सारा काम समेट लिया था। वह अब घर निकलने से पहले मार्केट गया और वहां से आरुषि, दयाल काका के लिए कुछ तोहफे और आरुषि के लिए कुछ चिकन कुर्ती ले ली। शाम तक वह लुधियाना अपने घर आ पहुंचा था। उसने किसी को बताया नहीं था कि वह वापस आ गया है। बाहर उसने एक स्कूटी खड़ी देखी। शायद घर में कोई आया है। सोचकर वह घर के अंदर चला गया। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर में एकदम सन्नाटा पसरा था। वह सोचने लगा कि आखिर सभी गए कहाँ। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग भाग 8। विक्रम को जब घर में कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने खुद ही गाड़ी से सारा सामान निकालकर सिटिंग एरिया में रख दिया और आगे बढ़ आरुषि के कमरे का दरवाजा खोलकर देखने लगा, लेकिन वो वहां नहीं थी। विक्रम ने दयाल काका के कमरे और किचन को भी चेक किया, पर वह भी खाली था। वह उन दोनों को गायब देख सोच में पड़ गया कि ऐसे अचानक दोनों कहाँ गायब हो गए, वो भी दरवाजा खोलकर। उसने दयाल काका और आरुषि को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। वह अपनी पॉकेट से फोन निकालकर दयाल काका को कॉल करने ही वाला था कि उसकी नजर अपने स्टडी रूम के दरवाजे पर पड़ी, जो खुला हुआ था और अंदर की लाइट भी ऑन थी। विक्रम फोन वापस पॉकेट में रख उस ओर चल पड़ा। उसने वहां पहुंचकर जो सामने देखा तो हैरान रह गया। विविधा उसकी चेयर पर बैठी, कान में हेडफोन लगाए, पैर आराम से टेबल पर रख उसके ही बुक कलेक्शन से एक बुक निकालकर पढ़ रही थी। वह खामोश सी बैठी काफी मासूम लग रही थी। विक्रम उसे यूं देख भूल ही गया कि उसे विविधा पर गुस्सा भी करना है। वह तो बस एक टक उसे देखने लगा। बुक पढ़ती हुई विविधा के चेहरे पर भाव बार बार बदल रहे थे। कभी वह मुस्कुराने लगती तो कभी गंभीर हो जाती। कभी उसके चेहरे पर शरारत झलकती तो कभी मायूस हो जाती। विक्रम और विविधा दोनों ही अपने अपने कामों में ऐसे डूबे हुए थे कि किसी को कुछ होश नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पास ही की शॉप से दयाल काका और आरुषि आइसक्रीम लेकर आए तो बाहर विक्रम की गाड़ी देख दोनों के होश फाख्ता हो गए। दयाल काका बोले, विक्रम की कार? लेकिन विक्रम तो कल आने वाला था ना?
आरुषि घबरा कर बोली, अंदर तो विविधा मैम है, कहीं उन दोनों में लड़ाई तो नहीं हो रही। दयाल काका और आरुषि दोनों ही जल्दी से घर के अंदर आए और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उनकी उम्मीद के मुताबिक वहां ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा था कि विविधा और विक्रम में लड़ाई हुई हो। आरुषि बोली, यहाँ तो सब शांत लग रहा है। दयाल काका बोले, हो सकता है बेटा कि तूफान से पहले की खामोशी हो। दोनों की नजर सीढ़ियों से ऊपर उसके कमरे की तरफ गई। आरुषि बोली, लगता है भाई ऊपर अपने कमरे में चले गए हैं सीधे, वरना स्टडी रूम में मैम को देख लिया होता तो अब तक तो भूचाल आना तय था। दयाल काका बोले, हाँ लगता तो ऐसा ही है, तभी बिटिया बच गई। आरुषि की नजर एक तरफ सोफे पर खड़े सारे तोहफों पर पड़ी जो विक्रम उसके लिए लाया था। वह खुश हो उनकी तरफ बढ़ी कि दयाल काका ने उसे टोका, यह सब बाद में देख लेना, पहले विविधा को यहाँ से निकालना होगा। तुम जरा यहीं रुको, मैं ये आइसक्रीम फ्रिज में रख कर आता हूँ। काका जल्दी से किचन में गए और अपना काम खत्म कर वापस आए। बुक पढ़ते हुए विविधा जोर से हंसी तो विक्रम जैसे होश में आया और अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से के भाव दिखने लगे। वह जाकर विविधा के ठीक सामने वाली दीवार से सटे रखे सोफे पर जा बैठा और आराम से विविधा का ध्यान अपनी ओर होने का इंतजार करने लगा। दयाल काका और आरुषि तेज कदमों से स्टडी रूम में आए और विविधा के सामने खड़े हो गए। हड़बड़ाहट में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कमरे में दूसरी तरफ विक्रम बैठा है। उन दोनों की ही पीठ विक्रम की तरफ थी। दयाल काका बोले, विविधा बेटा भागो यहाँ से, विक्रम आ गया है। विविधा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वह अपनी बुक पढ़ने में मशगूल थी। आरुषि ने दयाल काका के इशारे पर आगे बढ़ विविधा का हेडफोन उतार कर एक और टेबल पर रख दिया। विविधा ने चौंक कर उन दोनों की तरफ देखा। अरे आ गए आप लोग, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, इस बुक को पढ़ने में कुछ ज्यादा खो गई। अंकल, वैसे आपका विक्रम भले ही अकड़ की चलती फिरती दुकान हो, लेकिन बुक्स का अच्छा कलेक्शन है उसके पास। खुद को अकड़ की दुकान नाम से संबोधित करते हुए सुन विक्रम को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। विविधा बोली, उस बेलगाम घोड़े की ऐसी रोमांटिक बुक्स पसंद होगी, यह जानकर मुझे तो बड़ी हैरानी हुई है। दयाल काका बोले, यह सब अभी का नहीं, 4 साल पहले विक्रम का अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद यहाँ लौटने के तुरंत बाद बनाया हुआ कलेक्शन है। उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। विक्रम ने फिर हाथ तक नहीं लगाया, तब से आज तक इन बुक्स को। आरुषि उन दोनों को परेशान से देख रही थी। आखिरकार वह बोली, ओहो, आप दोनों यह सारी बातें बाद में करना। विविधा मैम, आप जल्दी से भागो यहाँ से, कहीं भाई सीढ़ियों से नीचे आ गए और आपको देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। विविधा यह सुन घबरा गई। क्या ड्रैकुला 2.0 वापस आ गया? हे भगवान, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत जली कटी सुनाएगा। वह मुझे देखे इससे पहले ही मैं निकल लेती हूँ। वह जैसे ही चेयर से उठने को हुई कि उसकी नजर ठीक सामने बैठे विक्रम पर पड़ी जो उसे घूरे जा रहा था। अपने लिए विविधा के बोले नामों को सुनकर वह बुरी तरह तिलमिला चुका था। उसे देख विविधा के पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह डरी सहमी सी वापस चेयर पर बैठ गई और बुक उठाकर अपने चेहरे के सामने लगा अपने आप ही बड़बड़ाने लगी। हे प्रभु, किस जन्म का बदला ले रहे हो? एक वो जूनियर और सीनियर मंत्रा कम थी क्या, जो अब इस महिषासुर को भी मेरे पीछे ही लगा दिया? इससे पहले कि यह अपने नुकीले सींगों से मुझ पर हमला करे, मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। विविधा को वापस बैठे देख दयाल काका बोले, अरे बिटिया बैठ क्यों गई, जाना नहीं है, इससे पहले कि विक्रम तुम्हें देखे, निकल जाओ। विविधा बुक को चेहरे पर लगाए उठी और जाने लगी। आधे रास्ते पर पहुंच उसने बुक को थोड़ा नीचे कर विक्रम की ओर देखा कि कहीं वह उसका सपना तो नहीं, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत उसकी कहाँ थी। गुस्से से लाल विक्रम ने उसे वापस बैठने का इशारा किया तो विविधा रोनी सी सूरत बनाते हुए फिर से लौट वापस बैठ गई। दयाल काका बोले, अरे तुम फिर बैठ गई? विविधा बोली, वह मना कर रहा है। आरुषि बोली, कौन मना कर रहा है? विविधा ने अब विक्रम की तरफ इशारा किया। वह मना कर रहा है। दयाल काका और आरुषि ने यह सुनकर जब पीछे मुड़कर देखा
तो विक्रम को बैठा देख उन दोनों की हालत खराब हो गई। विक्रम खड़े होते हुए सख्त आवाज में बोला, काका, आपको बोला था ना मैंने कि इस लड़की को मेरे घर से दूर रखना है। तो फिर क्या है यह सब? वह अब विविधा को घूरने लगा। अकड़ की दुकान, बेलगाम घोड़ा, ड्रैकुला और क्या क्या नाम है मेरा। रुको, आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी और इस घर की तरफ भूल कर भी नहीं देखोगी। विक्रम उस ओर बढ़ा ही था कि दयाल काका की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने आरुषि का हाथ पकड़ उसे विक्रम के सामने कर दिया। आरुषि सहमी हुई सी बोली, नहीं भाई, वह मैंने बुलाया था मैम को घर पर। विक्रम की नजर अब आरुषि के सिर की चोट पर पड़ी तो उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ उसकी चोट देखने लगा। यह निशान कैसा? क्या तुम्हें चोट लगी थी? कब? कैसे? और मुझे क्यों नहीं बताया गया? दयाल काका ने देखा कि विक्रम का पूरा ध्यान अब आरुषि पर है, तो उन्होंने विविधा को वहां से भागने का इशारा किया। विविधा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चली गई और उसे खोलकर निकल गई। वह तेज कदमों से घर से बाहर निकली और अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए बड़बड़ाने लगी, क्या राक्षस है ये? कैसे भूखे शेर की तरह हमला करने वाला था मुझ पर। वह तो अच्छा हुआ कि आरुषि बीच में आ गई, वरना पता नहीं क्या हाल करता मेरा। विक्रम का ध्यान विविधा की तरफ गया, लेकिन यह क्या, वह तो वहां थी ही नहीं। वह उठकर उसके पीछे जाने को हुआ कि आरुषि ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, उन पर गुस्सा मत करो, उन्हें मैंने यहाँ बुलाया था। मैम बहुत अच्छी है, चोट लगने के बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। विक्रम बोला, लेकिन चोट लगी कैसे? दयाल काका ने बताया कि आरुषि सीढ़ियों से गिर गई थी। ये सुन विक्रम काफी गुस्सा हुआ। आप कहाँ थे उस वक्त? यह क्या लापरवाही है काका? अगर आरुषि को कहीं ज्यादा चोट लग जाती तो? दयाल काका चुप हो गए। आरुषि बोली, मामूली सी चोट थी, ठीक हो गई। गलती काका की नहीं, मेरी थी, क्योंकि मैं ही उनसे छुपकर ऊपर गई थी। विक्रम की गुस्से से भरी नजर आरुषि पर आ ठहरी। लेकिन क्यों गई थी तुम इस तरह ऊपर? आरुषि कुछ कहती कि दयाल काका बोल पड़े, वो हम दोनों छुपम छुपाई खेल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में तुम मेरे साथ खेला करते थे। कितना मजा आता था ना हमें। विक्रम अब थोड़ा शांत हुआ। हम्म, देख रहा हूँ कि किस तरह आप दोनों एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं। और वो ओवर स्मार्ट लड़की, मेरा मतलब है कि वो विविधा को यहाँ क्यों बुलाया? क्या जरूरत थी उसे यहाँ बुलाने की? दयाल काका बोले, क्योंकि तुम तो यहाँ थे नहीं। ऊपर से ये बच्ची इतने बड़े घर में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अब जब बच्ची को चोट लगेगी तो कोई तो होना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए। और विविधा बहुत अच्छी लड़की है। वह मेरे सिर्फ एक बार कहने पर ही यहाँ आ गई और आरुषि का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वह हर शाम 2 घंटे इसके साथ बिताने आती। कभी देखना इन दोनों को एक साथ। आरुषि कितनी खुश रहती है विविधा के साथ। चंडीगढ़, एक लग्जरी होटल से एक औरत को वहां के स्टाफ द्वारा धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया। वह उठी और अपने कपड़े साफ करते हुए उन जाते हुए लोगों पर चिल्लाने लगी, याद रखना, एक दिन तुम्हारे इस होटल को ना खरीद लिया तो मेरा नाम कल्पना माथुर नहीं। मेरे पैसे क्या खत्म हो गए? मुझे बाहर फेंक दिया, लेकिन जब टिप देती थी तो तुम लोग हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते थे। उन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और होटल के अंदर चले गए। कल्पना ने अपना वॉलेट चेक किया तो कुछ ही रुपए थे। वह सोचने लगी कि जल्दी ही उसे अपने बैंक बैलेंस का इंतजाम करना पड़ेगा। लुधियाना, विक्रम को शांत देख दयाल काका ने बहती गंगा में हाथ धोना सही समझा। उन्होंने आरुषि को बाहर जाने का इशारा किया। बेटा, तुम बाहर जाकर देखो तो कि भाई तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। आरुषि वहां से बाहर निकल गई। विक्रम भी उसके पीछे जाने को हुआ कि काका ने टोका, वैसे विविधा को नापसंद करने की कोई वजह नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि तुम्हें नहीं पसंद। लेकिन आरुषि उसके साथ बहुत खुश रहती है और विविधा भी उसके लिए शुरू से केयरफुल रही है। उन दोनों की खुशियों के बीच में मत आओ विक्रम। अपनी मर्जी आरुषि पर बंदिश की तरह इस्तेमाल मत करो बच्चे। उन दोनों को अलग मत करो। विक्रम कुछ वक्त तक उधेड़ बुन में लगा खड़ा रहा, फिर वापस मुड़ काका की तरफ देखा। ठीक है,
लेकिन तभी आरुषि वहां आई और अपने हाथ में लगे एक शॉपिंग बैग की तरफ इशारा किया और बोली, भाई, ये किसके लिए है? विक्रम और काका की नजर उस बैग के अंदर पड़ी तो दोनों हैरान रह गए। काका शक भरी नजरों से विक्रम को देखने लगे। विविधा आज और दिनों के मुकाबले जब जल्दी घर पहुंच गई तो छवि जी ने उससे पूछा, अरे विविधा, आज तू जल्दी कैसे लौट आई? विविधा इत्मीनान से सोफे पर बैठ गई। अरे क्या बताऊं माँ, भाग कर आ रही हूँ वहां से। छवि जी चौंकी। लेकिन क्यों? विविधा बोली, अरे वह ड्रैकुला 2.0 लौट आया है आज ही। छवि जी असमंजस में पड़ गई। अब ये कौन है? विविधा ने अपना सिर पकड़ लिया। वही अगड़ की दुकान, विक्रम चौहान। यह सुनते ही छवि जी हंसने लगी। तू भी ना, पता नहीं क्या क्या नाम रखती है बेचारे के, लेकिन वह तो कल आने वाला था ना। विविधा बोली, यही तो माँ, वैसे तो मुसीबत बताकर थोड़ी आती है, वह तो बस मुंह उठाए चली आती है। आज उसने मुझे वहां देख लिया। वह तो भला हो दयाल काका और आरुषि का कि उनकी वजह से मैं वहां से निकलने में कामयाब हो गई, वरना जली कट्टी सुनाने में तो उसके सामने अपनी मंत्रा बुआ भी पानी भरने लगे। छवि जी बोली, तू उससे इतना डरती क्यों है? डरती तो थोड़ा बहुत ही हूँ, जब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा रूड है। उसकी बात सुनकर दिमाग ना एकदम खराब हो जाता है। उसे लगता है कि मैं आरुषि को उससे छीन लूंगी, इसलिए वह मुझे उससे दूर रखना चाहता है। छवि जी बोली, तो तू उसे समझाती क्यों नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है? विविधा पहले तो जोर से हंसी, फिर बोली, वह अकड़ू भी ना बिल्कुल हमारे बाऊजी जैसा ही है, जिसे जितना चाहे समझाओ, लेकिन उन्हें करनी अपने मन की ही है। पापा को हमने पिछले कई सालों में कितनी बार समझाया है कि बुआ सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वह मानते हैं क्या? उल्टा उन्हें लगता है कि हम बुआ जी से जलते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं। ठीक वही हाल उस विक्रम का है। कभी कभी तो मन करता है कि मंत्रा। तभी बाहर से ब्रजेश जी आ गए। कौन मंत्रा? उन्हें आते देख विविधा और छवि जी हड़बड़ा गई। छवि जी बोली, अरे आ गए आप, बैठिए, मैं चाय बना लाती हूँ। विविधा बोली, आप बैठो माँ, मैं बना कर लाती हूँ। वह जल्दी से उठकर किचन में भाग गई। दयाल काका हैरानी से विक्रम को देख रहे थे। क्या है यह? विक्रम ने आगे बढ़ शॉपिंग बैग से वाइन कलर की एक सुंदर सी साड़ी बाहर निकाली और हैरान परेशान सा उसे देखने लगा। ये तो साड़ी है, लेकिन इसे मैं नहीं लाया। मैं तो आप दोनों के लिए ही तोहफे लाया था। आरुषि बोली, लेकिन ना तो मैं साड़ी पहनती हूँ और ना ही दयाल काका, तो फिर आप इसे किसके लिए लाए? विक्रम बोला, मैंने कहा ना कि मैं इसे नहीं लाया। दयाल काका ने हंसते हुए कहा, लगता है साड़ी खुद ही चलकर तुम्हारे बैग में बैठ गई। विक्रम ने उन्हें घूरा तो दयाल काका शांत हो गए। वह दिमाग पर जोर लगा सोचने लगा कि कहाँ ये गड़बड़ हुई। अगले ही पल वह झुंझलाता हुआ बोला, इन लोगों में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। पता नहीं किसी और का बैग उठाकर मुझे दे दिया। मैंने भी जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। अभी वह और गुस्सा करता कि काका उसे शांत करते हुए बोले, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो चलकर बाकी तोहफे देखते हैं। तीनों कमरे से बाहर निकल सिटिंग एरिया में जा बैठे। दयाल काका ने साड़ी वाला बैग अपने पास रख लिया और बोले, विक्रम, तुम तो कल आने वाले थे ना, तो फिर आज अचानक कैसे? विक्रम बोला, क्यों, आपको कोई हर्ज है? मेरा घर है, मैं जब चाहूं आ सकता हूँ। दयाल काका अब उठकर किचन में चले गए और कुछ देर बाद कॉफी बनाकर ला विक्रम को थमा दी। कुछ देर बाद उन्होंने जब देखा कि विक्रम शांत सा बैठा कॉफी पी रहा है, तो बोले, अभी जो साड़ी हमारे पास आ गई है, इसका क्या करें? यह तो हमारे किसी काम का नहीं। आरुषि बोली, वही तो काका, इसका हम क्या करेंगे? दयाल काका बोले, विक्रम, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक उपाय है मेरे पास। विक्रम ने एक नजर उनकी तरफ देखा, फिर वापस कॉफी पीने लगा, जैसे उसे कुछ परवाह ही नहीं है। उसे चुप देख अब आरुषि ने बात संभाली। और वह क्या उपाय है? दयाल काका बोले,
विविधा ने विक्रम की गैर मौजूदगी में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा और पहले भी हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। क्यों ना उसे यह साड़ी तोहफे के रूप में दे दी जाए, उस पर यह बहुत अच्छा भी लगेगा। वह बेचारी एक फोन कॉल पर दौड़ी आई थी यहाँ, उस रोज तुम्हें चोट लगने पर। जब वह हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो क्या हम उसे एक तोहफा भी नहीं? बोलते हुए चुप पड़ गए क्योंकि विक्रम उन्हें गुस्से से घूर रहा था। विक्रम बोला, इस साड़ी को उठाकर कचड़े के डब्बे में फेंक दीजिए, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो। लेकिन इस घर से कोई भी गिफ्ट विविधा के लिए नहीं जाएगा। दयाल काका बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, रहो उसके एहसानों तले दबकर। कल को जब वह तुम्हें सुनाए कि उसने आरुषि का ख्याल रखा, तो तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। उसका एहसान तो है हम पर, जिसे चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन उसे तोहफा देकर तुम्हारे मन का बोझ थोड़ा हल्का भी तो हो सकता है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो तो यही सही। विक्रम सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद वह उठकर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, ऐसी छोटी मोटी चीज आप अपने हिसाब से ही हैंडल कर लिया करो। हर चीज में मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। काका अपनी खुशी छुपाते हुए बोले, तो मैं कल विविधा बिटिया को यहाँ बुलाकर यह साड़ी गिफ्ट कर देता हूँ। विक्रम ने गुस्से से बोला, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसका मन चाहे मुंह उठाकर आ जाए। जब जरूरत हो तभी वह लड़की घर में आएगी। वह अपने कमरे में चला गया। दयाल काका और आरुषि ने एक दूसरे को खुशी से हाई फाई दिया। दयाल काका बोले, बेटिया, तुम चाहती हो ना कि विविधा हमेशा तुम्हारे साथ रहे? आरुषि ने हाँ में सिर हिला दिया। दयाल काका बोले, तो क्यों ना हम उनकी शादी तुम्हारे विक्रम भैया से करा दे? यह सुनते ही आरुषि के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल में उदास हो गई। पर इन दोनों के बीच जरा भी नहीं बनती, और विक्रम भाई तो उनसे कभी भी दोस्ती करने तक को नहीं मानेंगे। शादी की बात तो बहुत दूर है। दयाल काका बोले, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। कम से कम विविधा अब इस घर में आ तो सकती है, बहाना मैं ढूंढ लूंगा। अगले दिन सुबह विक्रम आरुषि को स्कूल छोड़ने गया तो वहां पहले से ही तैयार होकर खड़ी मेघा की नजर उस पर पड़ी। विक्रम को देखते ही उसकी जान में जान आई और वह खुश हो गई कि आखिरकार उसका टारगेट उसे मिल ही गया। विक्रम गाड़ी से निकला ही था कि मेघा वहां आकर उसे बोली, हेलो। विक्रम ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर मुड़कर आरुषि की तरफ चला गया। अपनी तरफ से गाड़ी से बाहर निकली आरुषि मेघा को देखते ही पहचान गई कि यह वही स्कूटी वाली लड़की है। मेघा को विक्रम का खुद को यूं नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगा। वह एक बार फिर उसके पास जा खड़ी हुई और थोड़ा नाराजगी से बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? विक्रम ने गुस्से से उसे डांटना चाहा, लेकिन पास खड़ी आरुषि को देख शांत रहने की कोशिश करते हुए बोला, क्या मैं आपको जानता हूँ? मेघा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं। विक्रम बोला, तो क्या मैंने आपको बात करने के लिए बुलाया? नहीं, पर विक्रम उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और यह एटीट्यूड मुझे मत दिखाना, समझी? अगर मेरा इग्नोर करना तुम्हें सच में इतना बुरा लग रहा है तो जाओ ना। यहाँ खड़ी होकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? मेघा ने एक और कोशिश की। मैं वही हूँ जिसकी स्कूटी तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई थी। तो आज भी वही करने का इरादा है क्या? मेघा सोचने लगी, कितना बदतमीज है यह बंदा। पता नहीं इसके घर वाले कैसे झेलते होंगे इसे। अगले ही पल वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, वो स्कूटी खराब हो गई है और मुझे यही कुछ दूर तक जाना है। अब लिफ्ट लेने के लिए हर किसी पर भरोसा तो नहीं कर सकती ना। यहाँ इतने सारे लोगों में मुझे बस एक तुम ही शरीफ लगे, तो सोचा कि क्यों ना तुमसे ही हेल्प मांग लूं। विक्रम समझ चुका था कि ये लड़की जबरदस्ती गले पड़ना चाहती है। उसने 2000 का नोट निकालकर मेघा के हाथ में थमा दिया। यह लो, ऑटो कर लेना, और जो भी पैसे बचेंगे उनसे कुछ खा पी लेना। मेघा बौखलाई, लेकिन विक्रम बोला, मैं भले ही तुम्हें शरीफ लगा लिफ्ट मांगने के लिए, लेकिन मुझे तुम रत्ती भर भी शरीफ नहीं लगती। तो मुझसे तो ऐसी कोई उम्मीद रखना भी मत।
मेघा अचंभे से उसे देखती रह गई। आरुषि अपनी हंसी छुपाते हुए स्कूल के अंदर चली गई और विक्रम सीधे अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। मेघा गुस्से से बोली, कितना बदतमीज है यह। मुझे भिखारी समझता है क्या जो यह नोट पकड़ा गया? इसकी तो। कहते हुए वह जैसे ही उस नोट को फेंकने को हुई कि रुक गई। नहीं यार, ऐसे हाथ आई लक्ष्मी को फेंकना नहीं चाहिए। रख लेती हूँ, आज की जेब खर्ची तो निकल ही जाएगी। आरुषि लंच टाइम में सुबह का किस्सा सुना रही थी कि कैसे विक्रम ने उस लड़की को भगाया। विविधा हंसने लगी। पता नहीं कौन थी वो जो इसको इम्प्रेस करना चाहती थी। सुबह सुबह बेइज्जती हो गई उस लड़की की। कल्पना जालंधर वापस लौट अपने एक दोस्त अजीत के पास पहुंची। वह उसे देखकर चौंका। तुम यहाँ? वह भी अकेली? तुम्हारा वह तीसरा पति विनोद कहाँ है? कल्पना खींचते हुए बोली, नाम मत लो उसका। यहाँ राजेंद्र को छोड़कर उसके पास चली गई थी क्योंकि उसकी जायदाद इससे भी ज्यादा थी। लेकिन कुछ ही महीने में पता चला कि उस पर काफी कर्ज है। खुद तो 2 साल पहले मर गया और जो जायदाद बाकी थी अपने बेटे के नाम कर दी। वो तो शुक्र है कि पिछले 2 साल में मैंने विनोद से काफी पैसा हड़प लिया था और उसी पैसे से मेरा 3 साल का गुजारा हो गया। अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास आगे की जिंदगी के लिए। प्लीज कुछ करो ना मेरे लिए। अजीत झल्ला उठा। तुम्हारा हर बार का यही नाटक है। मैंने पहले ही कहा था शुरू में कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहो, लेकिन तुम पैसे के पीछे भागती रही। अगर यही सब करना था तो जब पैसे हाथ में आते हैं तो उन्हें इन्वेस्ट क्यों नहीं करती हो? थोड़ा हिसाब से भी खर्च किया करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है। कल्पना बोली, अपनी हद में रहो। दोस्त हो, बाप बनने की कोशिश मत करो। अजीत हंसा। बाप की भी कहां सुनी तुमने? लेकिन इस बार 3 बार की तरह गुजारा होना मुश्किल है, क्योंकि राजेंद्र को छोड़कर जाने वाली बात यहाँ पूरे शहर में फैल चुकी है। तो यहाँ तो कोई तुम्हारा शिकार बनने से रहा, और तुम चाहे कितनी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर उम्र का असर साफ दिखने लगा है। कल्पना सोच कर बोली, मैं एक काम करती हूँ, राजेंद्र के पास वापस लौट जाती हूँ। खूब रोऊंगी, झूठी कहानियां सुना दूंगी और पैर पकड़ लूंगी। वह मुझे सच्चे दिल से प्यार करता था। तुम देख लेना, राजेंद्र मुझे माफ कर ही देगा। अजीत यह सुनकर हंसने लगा। कल्पना बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? तो और क्या करूं? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि राजेंद्र को कैंसर हो गया था तुम्हारे जाने के कुछ वक्त बाद ही, और 2 महीने पहले ही वह भगवान को प्यारा हो गया। यह सुनते ही कल्पना हैरान रह गई। क्या? अजीत बोला, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कल्पना सोच में डूब गई कि अब क्या किया जाए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।